और जैसा मैंने कहा, इमरजेंसी जब आई तो वो ऐसे लोग तो बहुत हैं जो जेल में भी गए, जेल में भी सुविधाओं की बात हुई, कभी उसकी बात हुई। सुविधा न भी हो, कष्ट तो है ही, बड़े से बड़े नेता जेल जाना पड़ा उस समय विरोधी पक्ष का। लेकिन उनकी सहायता बाहर रह के कौन कर सकता है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नरेंद्र मोदी भूमिगत काम करते रहते थे। कम उम्र में ही अपना दूर जंगल में चले गए। कुछ ऐसा लगा कि कुछ साधु बन जाएंगे, फिर लगा संगठन का काम कर सकते हैं, तो संगठन में वहाँ पर सक्रिय हो गए, संघ में बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता की तरह। और वहाँ से फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा, भाई ये आपका जो है आया हुआ है कोई मोदी, और वो कहाँ कहाँ जा रहा है बस से, उसको खतरा है, हम कहें उसको वापस बुलाइए। इसलिए नरेंद्र मोदी को एक इंसान, एक रूप में देखा जाना चाहिए। सत्ता के साथ यदि उनका मोह होता तो वो इतने खतरे मोल नहीं लेते। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के नज़दीक, पहाड़ के नज़दीक, गांव के नज़दीक या विश्व के नज़दीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ, और इसलिए 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। और ऐसे मौके पर बहुत सारे लेख छपेंगे, उनको बधाइयाँ देंगे। लेकिन मैं कुछ अन्य बातें, जो उनके कुछ ऐसे पहलू हैं जो केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी शासक के रूप में, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। और नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं पहले से उनके कुछ काम को फॉलो करता रहा हूँ, एक संवाददाता के रूप में भी। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कह सकता हूँ कि 1975 में इमरजेंसी से पहले थोड़ा, और उसके कुछ महीनों तक मैं गुजरात में ही हिंदुस्तान समाचार, जो एक न्यूज़ एजेंसी उसमें बड़ी प्रभावशाली भी थी, उसके साथ हिंदी की एजेंसी का संवाददाता के कारण मैं तो वैसे भी बीच में कुछ अवसरों पर जाना हुआ, लेकिन उस समय में मुझे वहाँ कई महीने रहना भी हुआ था, एक पोस्टिंग की तरह से काम करने के लिए, चूँकि बड़ा संक्रांति वेला वो थी। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तब से कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी जी के गतिविधियों का कुछ आभास लेता रहा। चूँकि एजेंसी में जहाँ काम करता था वहाँ भी उनसे जुड़े हमारे साथी थे, और उसी तरह विष्णु पंड्या वहाँ के बड़े संपादक, बड़े वरिष्ठ रहे हैं, और उनके पास भी वो साधना एक पत्रिका थी, उसके संपादक रहे। तो उनसे भी मिलकर के जब कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी मिलती थी कि वो संगठन का काम करते हैं। और जैसा मैंने कहा, इमरजेंसी जब आई तो वो ऐसे लोग तो बहुत हैं जो जेल में भी गए, जेल में भी सुविधाओं की बात हुई, कभी उसकी बात हुई। सुविधा न भी हो, कष्ट तो है ही, बड़े से बड़े नेता जेल जाना पड़ा उस समय विरोधी पक्ष का। लेकिन उनकी सहायता बाहर रह के कौन कर सकता है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नरेंद्र मोदी भूमिगत काम करते रहते थे। और इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मुझे अंदाज है कि उस समय भी जॉर्ज फर्नांडीज भी उनसे जा कर के सहायता, जैसे होता है कहाँ क्या करना है, उस पर विचार विमर्श करते रहे। तो जॉर्ज फर्नांडीज से पुराना रास्ता, और संगठन में वो काम करते रहे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कहिए, भारतीय जनसंघ जनता पार्टी, और उसके बाद जनसंघ में तो उस समय पार्टी में तो नहीं आए, नहीं जनता पार्टी, बोल संगठन का ही, संघ के से जुड़े होकर के। लेकिन हाँ, जनसंघ या जनता पार्टी के नेताओं से उनका संपर्क रहा, और उनके लिए जो सहायता कर सकते थे वो की। और इसलिए, लेकिन ये सत्ता में संगठन की बात तो है ही, लेकिन उनके बचपन का संघर्ष की कहानियाँ भी सब जानते हैं, या कहानियाँ क्या कहें, सच्चाई जानते हैं। और इसलिए एक सामान्य परिवार से निकले, लेकिन एक जुझारू शुरू से ही, जिसको पढ़ने में रुचि, किसी को तैराकी में रुचि, और अध्यात्म से भी रुचि। कम उम्र में ही अपना दूर जंगल में चले गए। कुछ ऐसा लगा कि कुछ साधु बन जाएंगे, फिर लगा संगठन का काम कर सकते हैं, तो संगठन में वहाँ पर सक्रिय हो गए, संघ में बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता की तरह। और उसके बाद उसको यदि आगे बढ़ा जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी, मैं इसलिए कहूँगा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक समन्वय, चूँकि पूरी कहानी लंबी, उनका जीवनी पे तो किताबें आप पढ़ सकते हैं,
लेकिन उसमें भी उनको कैसे, जैसा हमसे कभी उनसे जो बातचीत होती रही है पहले भी या प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, तो संगठन सत्ता उसके लिए जो सेवा करना है, समाज की जो सेवा करना है, उसमें तो उनकी रुचि रही। लेकिन जब उनसे बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें तो जंगल बड़ा प्यारा है, पहाड़, हिमालय, पहाड़ों के बीच में जा कर के हफ्तों रह जाना, वहाँ जंगल में चाहे पानी ही पीने को मिले, फल मिले, और उसके साथ ही इस तरह का लोग वनवास के समय या जैसे कह सकते संन्यास के समय करते हैं, वो बहुत पहले कर चुके। उसके बारे में जब जाकर भावुक हो जाएंगे, हो सकता है कि वो आधा एक घंटा आप इसी पर बात करें, वो कोई सरकार, विश्व, यूनाइटेड नेशंस की बात ना करें। तो इसलिए ये एक पहलू है। और दूसरा, जब कितनी जुझारू हो, संघर्ष और सफलता की यात्राएं ऐसे नहीं हैं। संघर्ष करने का मादा ये है कि जब वो संगठन का काम कर रहे थे और जिस समय कश्मीर में जब आतंकवादी, जिसको कह सकते हैं आज भी कुछ उस गतिविधियाँ होती है, तो उनके खिलाफ आज तो वो सरकार में रह कर के जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उस समय बस से जाना, आतंकवादियों ने संघ भाजपा के एक कार्यकर्ता कुछ उनको हत्या कर दी थी, तो बस से उनको लगा कि उनके परिवार तक मुझे पहुंचना है। बात तब की है जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में भी थे। लेकिन ये एक सामान्य, जैसे कह सकते हैं संगठन के बड़े प्रमुख के नाते, उस क्षेत्र की जिम्मेदारी के नाते वो चले गए। और वहाँ से फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा, भाई ये आपका जो है आया हुआ है कोई मोदी, और वो कहाँ कहाँ जा रहा है बस से, उसको खतरा है, हम कहें उसको वापस बुलाइए। कहीं किसी ठिकाने पर जहाँ भी वो कहीं गेस्ट हाउस में होंगे, मतलब ऐसी जगह होंगे जहाँ किसी के घर में, वहाँ किसी समय फ़ोन पहुँचा और उनसे संपर्क करके कहा गया आडवाणी जी ने कि भाई आप ये है मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो, बड़ी विनम्रता के साथ मोदी जी ने उनसे कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ और फारूक अब्दुल्ला जी का भी धन्यवाद है, लेकिन मैं तो इस यात्रा को रोकूंगा नहीं, मैं उस परिवार तक जाऊंगा। दूसरे लोग, हमारे कश्मीर के लोग जान दे सकते हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह करूं? और वो गए। तो जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद भी मैंने लेख भी जो लिखे उसमें भी इसकी चर्चा की कि उनको कश्मीर की एक, उसके लिए एक तरह से उसको वो चाहते तो ये हैं कि उसको पाक अधिकृत कश्मीर को भी साथ में ले लिया जाए। तो कब होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन कश्मीर को 370 ख़त्म कर जो काम किया उसके पीछे भी उनकी भावना जो शुरू से जुड़ी रही। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने बहुत प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपति नेताओं के साथ बात किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के ज़िले ज़िले तक जो पहुंच की, संगठन के नाते, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते, देश के प्रधानमंत्री के नाते, उतना कोई भी भारत का प्रधानमंत्री या कोई नेता इतना नहीं घूमा होगा। इसलिए उसकी नब्ज़ को वो पहचानते हैं। और इसीलिए गांव की समस्या, एक सामान्य परिवार से आने के कारण गांव के दुख दर्द, मध्यम वर्ग के दुख दर्द, झोंपड़ियों के दुख दर्द, घर के, महिलाओं के, युवाओं के, बुज़ुर्गों के, वो जो एक दर्द है, उसी लिए जो योजनाएं उन्होंने लागू की, जिसका दुनिया भर में जिन्हें जो लोग प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि भाई इन्होंने बड़ा ही ऐतिहासिक काम किया। लाखों करोड़ों ग्रामीणों को आप एक बटन दबा करके जो भी आपको सहायता 6,000 की मिलनी है, 8,000 की मिलनी है, 14,000 की मिलनी है, या 2 लाख का मकान बनाने के लिए मिलनी है, किसी परिवार को उनको सीधे बैंक में पहुंचने की जो सुविधा दी गई, वो नरेंद्र मोदी की ही समझ बूझ थी। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उनके ऐसे अनुभव रहे। वो उनको कहा जाता है, वो मीडिया के नहीं, मीडिया से तो वो पहले भी बात करते थे, आज भी। पूर्वाग्रह यदि किसी का है, ठीक है, पूर्वाग्रह यदि है तो वो कहते भाई दूर रहे, हम खुद भी दूर रहें, वो भी दूर रहें, लेकिन जिनसे कुछ मन की बात हो सके, मन की बात। अच्छा, इसीलिए संवाद का उन्होंने तरीका निकाल लिया कि भाई क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें रोज़, किससे इंटरव्यू दे, ठीक है, जब जब मौके आए इंटरव्यू कर लेंगे, पत्रकारों से कहीं आते जाते बात भी कर लेंगे, या कोई लंबी बातचीत होगी वो भी कर लेंगे, एक 1 to 1, इंस्टीट्यूट ऑफ की जस्ट खाली ऐसा लगे कि आप खाली दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, माने कोई भी पक्ष ऐसा कह सकता है, तो उससे उसको अवॉइड करके वो मीडिया के साथ भी संवाद उन्होंने रखा। और संगठन में आज भी इसीलिए जितना नेतृत्व वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि गाँव से लेकर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए वैज्ञानिकों से लेकर भारत के डॉक्टरों की सुविधाओं, चिकित्सालयों के कैसे एम्स कहाँ खुल सकते हैं, उसकी योजनाओं को लेकर के, सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैसे उन लोगों को घर मिल सके, कैसे उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके,
ऐसे जो कार्यक्रम हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दक्षिण भारत में भी जो एक छाप बनाई, और उसके साथ हमने देखा ब्रिक्स और G20 में दुनिया के देश, ये भी भारत में पहला अवसर है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका, गुटेनबर्ग सम्मेलन में जो 126 देश रहे हों, तब भी मैंने वो सम्मेलन देखा 83 में। लेकिन उससे अधिक बड़ी महाशक्तियाँ, जिसको कहते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस और चीन, ये सब एक स्वर से बोलें, एक स्वर से घोषणा पत्र जारी करें, जो पहले कभी संभव नहीं हुआ। जो दो खेमों में बटे हुए दुनिया जिसको मानी जाती है, उसे कई मुद्दों पर जो सकारात्मक हो, विकास के लिए हो, मानव जाति के लिए हो, शांति और समृद्धि के लिए हो, उसके लिए उन्होंने सबको एकजुट करके सबकी राय बनाने में सफलता पाई। इसलिए नरेंद्र मोदी को एक इंसान, एक रूप में देखा जाना चाहिए। सत्ता के साथ यदि उनका मोह होता तो वो इतने खतरे मोल नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक चाहे पाकिस्तान के खिलाफ करना हो, चीन से दो टूक, अब तक ठीक है, संवाद बना रहे, सीमा विवाद पर अधिकारी, सैन्य अधिकारी, वरिष्ठ मंत्री सब बातचीत करें, लेकिन वो खुद जहाँ पर अटूक अपने को रहना है, बिल्कुल दो टूक बात करना है। इसमें तो इसलिए आप ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व जिसे कोई मोह माया नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जो देश के, दुनिया के लिए, मानवता के कल्याण के लिए सोचता हो। आप कह सकते हैं कि आपको मेरे भी कुछ आग्रह हो सकते हैं, लेकिन जिसको आप जो जानते हैं, सत्ता का मोह न हो। नर्मदा यदि प्यारी है तो नर्मदा के लिए आंदोलन किया, सड़क पर खड़े रह करके भी प्रधानमंत्री बनने के बाद नर्मदा गुजरात तक पहुंचाई। पानी का दर्द, बिजली का दर्द, परमाणु शक्ति है तो उसकी ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अब तो हमारा आदित्य जा रहा है, जो सूर्य को छूने, मैंने उसको करने के लिए उसके जितने अनुसंधान हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा के लिए पिछले 75 वर्षों में जो नहीं हुआ, वो पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने ये जो किया गया है पिछले 10 वर्षों में, वो करके दिखाया कि सौर ऊर्जा में हम कितने आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिससे कि छोटे से छोटे किसान, छोटे से छोटे घर को बिजली जो छोटी बहुत ही ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति हो सके। उसके बाद जीवन भर उसका कोई खर्च ही ना उठाना पड़े। सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा, वाराणसी से जाकर के चुनाव लड़ना, दक्षिण भारत में भी झंडे गाड़ने की तैयारी रखना, ये जो एक जुझारूपन है, ये उनकी सफलता का राज है। और यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हो, जापान के प्रधानमंत्री हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, रूस के राष्ट्रपति हो, एक स्वर से उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरी आपकी प्रशंसा पर न भी जाएं, लेकिन आप विदेशी अखबार दक्षिण अफ्रीका का हो या बड़ा आलोचक वाशिंगटन पोस्ट, जो हमेशा सरकार की इनकी आलोचना करता रहा, लेकिन अभी जब G20 की सफलता हुई तो उसने भी तारीफ लिखी, दक्षिण अफ्रीका के अखबार ने लिखी, एशिया के अखबारों ने लिखी। भारत में आप कह सकते हैं वो ये मीडिया तो इनसे जुड़ा हुआ, लेकिन भारत देश के बाहर जिन लोगों ने सराहना की, हम ये मानते हैं कि मोदी की मंजिल बहुत आगे तक है। हम उनके शतायु होने की कामना तो करते ही हैं। हम चाहते हैं कि उस छाप को, जो भारत की जो जयकार दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी एक ऐसा आदर्श बन करके उभरे, जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल करके एक नव निर्माण का रास्ता जिन्होंने बनाया, बापू के पद चिन्हों पर चलने की जिन्होंने कसम खाई, उसको पूरा करने के लिए सत्ता में रह करके संघर्ष करते हुए सफलताओं की सीढ़ियाँ पूरी की। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी भारत का भविष्य उज्जवल बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। देश, दुनिया में उनका नाम हमेशा याद रहता है, रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर और भी कई चर्चाएं की जा सकती हैं। फिर कभी और कुछ किस्से आपको बताएंगे, उनके जीवन के पहलुओं की जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एडिटर्स आई देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें और मित्रों को भेजें। जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवगत कराएं। नमस्कार।